हेलो दोस्तों, कार्बन एंड कंपाउंड्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आइसोमर्स हम कैसे फॉर्म करते हैं, है ना। तो हमने क्या क्या चीज़ें समझी कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो तीन या तीन से ज़्यादा पार्ट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? स्टेट में, ब्रांच में बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकती है एटम्स की, और साइक्लिक भी हमने देखा, है ना। ऐसे ही मैंने एक पेंटेन का एग्जांपल लिया था और होमवर्क में कहा था इसके आइसोमर्स बना के देखना। ठीक, तो अब मैं आइसोमर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई भी तुम्हारे पास अगर सबसे पहले कंपाउंड दिया है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C5H12। तो तुम्हें क्या करना है, जो कार्बन के एटम्स है उनको स्ट्रेट चेन में लगाना है। ठीक, अब तुमने कार्बन के एटम्स को स्ट्रेट चेन में लगाया, और अब देखो, क्योंकि यहाँ ये क्या है तुम्हारा एल्केन होगा। अब मुझे देख के ही पता चल गया ये एल्केन होगा। ठीक, अब अगर मैं नाम से जाऊं तो पेंटेन है। IUPAC मैंने अभी सिखाया नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कि ये नाम से एल्केन है। तो हम कैसे जाएंगे? हमने बात पढ़ी है फॉर्मूले की, क्या कि अगर वो CnH2n+2 फॉलो करता है तो एल्केन होगा। अगर वो CnH2n मतलब जस्ट डबल होंगे हाइड्रोजन एटम तो एल्कीन होगा, और अगर डबल का हाफ कम होंगे वो तो हमारा एल्काइन होगा। ठीक, तो अगर मैं 12 देखूं तो 5 कार्बन एटम मेरे पास है, उसका डबल मैं करता हूं तो 10 आएगा, और हाइड्रोजन अब यहाँ पे 12 है, यानी कि एल्केन्स का फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। तो ना कोई डबल बॉन्ड होगा, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि एल्कीन किस लिए था? डबल बॉन्ड, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे मेरे एल्केन में। ठीक, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एकदम एज इट इज रहेंगे। अब मैं हाइड्रोजन प्लेस करता हूँ, तो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड शेयरिंग कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अब इतने तुमने स्ट्रक्चर बना लिए हैं तो आइडिया हो गया होगा कि किस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आने वाले हैं। ये बीच वाले जो कार्बन्स हैं उनके पास 2-2 हाइड्रोजन आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही आगे और पीछे कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, तो 2 बॉन्ड ये और फॉर्म कर सकते हैं। और जो टर्मिनल है, टर्मिनल माने जो एंड पे कार्बन्स है, उन पे 3-3 हाइड्रोजन आएंगे। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 to 5 to 7 to 9 3 12, यानी कि C5H12 स्ट्रक्चर आ गया तुम्हारा। और इसमें चेन कौन सी है? ये वाली। ठीक, तो जो तुम्हारी चेन है ना कार्बन की, जो तुम स्टार्टिंग में बनाते हो, कार्बन को 5 सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हो, वो ही तुम्हारा क्या है? ये इसका एक तरह से क्या है? स्केलेटन है। कैसे स्केलेटन क्यों बोला? अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो हमारा एक स्केलेटन होता है। कैसे कि पहले स्कल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हैंड्स की बोन्स, लिम्स की, फुट की बोन्स, लेग्स की, पूरी थाइस की, फीमर, ये सब। तो ये जो सारी बोन्स है, ये स्ट्रक्चर बेसिक होता है, चाहे मेल फीमेल या कोई भी अदर पर्सन हो, ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, तो स्केलेटन क्या होता है? बेसिक फीचर होता है। तो वैसे ही हर एक कंपाउंड का एक स्केलेटन होता है। वैसे ही अब पेंटेन का देखो, ये स्केलेटन है, और हाइड्रोजन तो सब में सेम होते हैं। तो स्केलेटन का मतलब ये था कि जैसे कार्बन अटैच्ड है वो तुम्हें देखना है। ठीक, तो एक तुम्हारे पास आइसोमर ये हो गया। अब मैं दूसरा लेता हूं कि अगर मैं ब्रांच कर देता हूं। ठीक, हाँ ठीक है, अभी ब्रांच हो गया। कैसे कि यहाँ पर तुम अगर स्केलेटन देखो तो स्केलेटन ये है। ठीक, तो जैसे ब्रांच होती है, अगर मेरा ये ट्री का मेन स्टेम है तो ट्री ऐसे ब्रांच निकली होती हैं अलग अलग। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर ये मेन था तो यहाँ से एक ब्रांच निकल आई, और हमने कोई कार्बन अलग से अटैच नहीं करा। जो 5 कार्बन थे उन्हीं में से एक कार्बन अटैच करा है, तो 1 2 3 4 5। तो ये बात तुम्हें समझनी थी कि ये कौन सी चीज़ है? ब्रांच। अब अगर हम हाइड्रोजन अटैच करें, है ना, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है इस वाले कार्बन के साथ, तो ये 3 और फॉर्म कर सकता है हाइड्रोजन से। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो ये 3 बना सकता है। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड पिछले वाले कार्बन से, एक बॉन्ड अगले वाले से, एक बॉन्ड इस ब्रांच वाले से, यानी कि 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। इस कार्बन को देखो, इसने एक बॉन्ड बनाया सिर्फ, तो ये 3 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। इस कार्बन को देखो, ये भी 3 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है।
यानी कि तुम्हारे पास 3 to 5 6 3 9 3 12, यानी कि ये भी C5H12। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एटम मेरे पास 5 और 12 ही है हाइड्रोजन और कार्बन के, लेकिन स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस आ रहा है। क्या ब्रांच और पॉसिबल हो सकते हैं? हाँ, एक और हो सकता है, देखो। ठीक, अब हम क्या करें कि इसको छोड़ो, यहाँ पे अटैच कर दें कार्बन, है ना, और एक कार्बन है यहाँ पे। अब ये वाला स्केलेटन देखो, जैसे प्लस का साइन होता है वैसा स्केलेटन ये बन गया है ना। तो ये प्लस वाला साइन भी तुम्हारा एक तरह से क्या दिख रहा है, स्केलेटन दिख रहा है। अब इसमें भी 5 कार्बन है, हाइड्रोजन अटैच करते हैं। इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड बनाया है इसने, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं इससे। ठीक, इसके साथ भी 3 जुड़ सकते हैं, इसके साथ भी 3 जुड़ सकते हैं, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। अब बीच वाले कार्बन के लिए देखो, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं 4 अलग अलग कार्बन से, तो मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। टेट्रावैलेंट हमारा कार्बन कंपाउंड है, क्या, टेट्रावैलेंट, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इसने 4 कार्बन के साथ पहले से ही बॉन्ड बना लिए, तो हाइड्रोजन से अटैच नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है इसके पास। तो अब मैं देखूँ 3 3 9 3 12 हो गए। ठीक, तो C5H12। ठीक, एक स्ट्रक्चर हो गया। अब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, अब मैं कंफ्यूजन ही बता देता हूँ। आइसोमर्स तो ये 3 ही एग्जिस्ट करने वाले हैं पेंटेन के लिए। कंफ्यूजन क्या कि अगर मैं इस ब्रांच को यहाँ ले आऊँ, वो ये सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा कर दूँ यहाँ पर C, ये वाला स्केलेटन। ठीक, अब उनके लिए क्या है कि ये स्केलेटन अलग है, जबकि मैं कहूँगा ये और ये दोनों स्केलेटन सेम है। क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखो कि इसको बस मैं अगर बोर्ड के पीछे जाके देखूं, बोर्ड के पीछे आने का मतलब कि अगर ये तुम्हारे पास मार्कर था इधर अटैच्ड है, ठीक, अभी मान लो कि ये ब्रांच यहाँ पे अटैच्ड है। अब अगर मैं मार्कर हटा के यहाँ अटैच कर दूं, तो जो तुम्हारी चेन थी वो तो सेम ही रही। कैसे कि अब देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ये अटैच्ड है ना, मान लो ये फर्स्ट है सेकंड है, अब यहाँ पर भी तो ये सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है, तो ये ब्रांच जो है ये दोनों सेम है। ठीक, अब कई बार एक और चीज देखो, 3 ही आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे C5H12 के, ये 3 होंगे, है ना। अगर मैं साइक्लिक ड्रॉ करूंगा तो उसमें C5H10 होगा, है ना। देख के बना के देखते हैं, ये बात समझो, ये दोनों ब्रांच सेम होंगे। ठीक, जब हम नोमेनक्लेचर समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये कैसे नंबरिंग करते हैं और क्यों सेम है। अगर मैं साइक्लिक बनाने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास 5 कार्बन है। ठीक, 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन मैंने एक साइक्लिक रिंग में अटैच कर दिए। इसका देखो तुम चेन, ठीक, ये तुम्हारे पास चेन हो गई। अब ये 5 स्केलेटन है। ठीक, स्केलेटन आ गया तुम्हें। अब इस कार्बन के लिए इसने 2 का बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। ऐसे सारे जो हाइड्रोजन है उन्होंने 2 बॉन्ड बनाए, तो 2 हाइड्रोजन से अटैच हो सकते हैं। अगर मैं अब हाइड्रोजन काउंट करता हूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 10, तो C5H10 बनेगा, है ना। तो C5H10, और हम मुझे तो पेंटेन दे रखा था, तो साइक्लिक जो रिंग है इस के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो ब्रांच इसके एग्जिस्ट करेंगे और ये 3 ब्रांच है टाइप के। अब एक और कंफ्यूजन क्या कि बच्चे कई बार ऐसे करते हैं कि कार्बन 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 और कार्बन, ठीक, ऐसे बना दिया। अब उनके लिए ये स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन मैं कहूँ कि ये स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि यहाँ पे तुम कार्बन देखो, ये कार्बन इससे ही अटैच्ड है, ये कार्बन इससे ही अटैच्ड है। तुमने स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया। कैसे कि ये जो चीज़ है ये स्ट्रेट चेन ही हम कंसिडर करेंगे, तुमने बस इसे ऐसे घुमा दिया है। अब इस कार्बन को देखो या इस चेन को देखो, ये कार्बन की चेन तो सेम ही है कि हर एक कार्बन हर किसी से ऐसे अटैच्ड है सिंगल सिंगल। लेकिन अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आया कि 4 सिंगल चेन में अटैच थे और एक तुम्हारा क्या आया था, ब्रांच में। अब हम इस चीज को, ये जो अटैच है कार्बन, इसको ब्रांच नहीं कह सकते, ये ब्रांच नहीं है। तो एक्चुअल में तुम्हें स्ट्रक्चर ये एक्चुअल में क्या होगा कि ये सिर्फ सीधा ऐसे कार्बन अटैच्ड होगा और ये भी लास्ट वाला है तो ऐसे अटैच्ड हो जाएगा।
तो ये कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होगा। ये 2-3 छोटी मोटी कन्फ्यूज़न थी कि ब्रांच हम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर स्ट्रेट चेन को ही बच्चे ऐसे घुमा के बता देते हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। तो आइसोमर्स क्या हुए, जिसमें तुमने क्या देखा, स्केलेटन का डिफरेंस देखा, यहाँ स्ट्रेट था, यहाँ ऐसा ब्रांच है और यहाँ पर प्लस साइन का जैसा सिंबल दिख रहा है। क्योंकि तुम खुद देखो यहाँ पर एक कार्बन ऐसा है जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है और किसी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। ये कार्बन है पर ये 3 कार्बन से अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे और कोई कार्बन देखो, हर कार्बन जो है 3 से या 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, पर वो मैक्सिमम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 कार्बन से अटैच्ड है ये वाला कार्बन, और यहाँ पे ये 4 कार्बन से अटैच्ड है। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। कैसे पता करोगे कि उसमें कार्बन, एक दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन से कितना अटैच्ड है, कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो ये सारी बात थी। आइसोमर्स कभी भी ड्रॉ करने जाओगे तो सबसे पहले उसका एक बेसिक जो स्ट्रेट चेन वाला है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, और फिर एक एक करके कि अगर मैं इस कार्बन को यहाँ अटैच करूँ तो कैसा आइसोमर बनेगा, फिर इस कार्बन को यहाँ अटैच करूँ तो कैसा स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, या इस कार्बन को मैं यहाँ अटैच करूँ तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर क्या साइक्लिक चेन अटैच करेगी एग्जिस्ट, तो साइकिल के अंदर साइक्लिक बनाना और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट देखना। अगर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट मैच करती है तो सेम होगा, अगर कम रह जाते हैं जैसे C5H10 हो गया था अभी तुमने देखा, तो यानी कि पेंटेन के लिए साइक्लिक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो इस फॉर्मूले के लिए ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तुम्हारी बात थी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ठीक, तो ये तुम तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, और अब जो अप्रोच रखनी है वो ये रखनी है कि जो भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया या हेक्सेन बोला है, जो भी बोला, वो तो हम नोमेनक्लेचर में समझेंगे कि अगर मुझे नाम ही दे रखा है तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता लगाएंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद हमारा होगा नोमेनक्लेचर कि नाम कैसे रखना है। क्योंकि अब तक तुम बात समझ गए होगे कि तुमने इतने सारे कंपाउंड पढ़े और उनके इतने सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, है ना। अगर पेंटेन की ही मैं बात करूं तो 3 स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने मैंने रख दिए। अब अगर किसी ने बोला कि मैं तुम्हें पेंटेन दे रहा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो स्ट्रेट है, ब्रांच है, या फिर जो ये वाला ब्रांच था जिसमें बहुत 4 कार्बन से एक अटैच था और उसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि नॉमेनक्लेचर ही हमें बताएगा कि अगर इतने कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे कौन सा इसने कंपाउंड दिया होगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पहली फंक्शनल ग्रुप्स की। ठीक, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो इसी से आता है। अब फंक्शनल ग्रुप्स को समझने के लिए हमें बात क्या समझनी है कि फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब क्या है और ये क्यों आए, है ना। तो फंक्शनल का अगर हम वर्ड्स के अकॉर्डिंग जाएं तो फंक्शनल का मतलब कि कुछ चीज़ें फंक्शन कर रही हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी मेरे पास मशीनरी है तो उसके अंदर जो भी हमने इक्विपमेंट लगाया वो फंक्शन कर रही है। अगर मेरे पास कूलर है तो मैंने फ़ैन अटैच करा है और साथ में उसमें जो एनवायरनमेंट कूलिंग के लिए दे रखे हैं वो अटैच करी है, और हम वाटर डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें फंक्शन कर रही हैं। वाटर पंप भी है, तो ये सब फंक्शन कर रहे हैं कूलर के अंदर उसे कंप्लीट करने में। अब फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या यूज़ है ना। तो अगर मैं बात करूँ अल्कोहल्स की, एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। तो अल्कोहल तुम्हारा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक, तो ये अल्कोहल की चेन ऐसे बढ़ती रहती है। फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब क्या है कि वो चीज़ या वो ग्रुप्स जो हाइड्रोजन को हटा के आए और जो पूरी उनकी सीरीज है उसकी खास प्रॉपर्टी शो करें। कैसे कि अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे CH4 था, ठीक, तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। अब अगर एक हाइड्रोजन को मैं हटा के कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल OH लगाता हूँ, ठीक, तो ये अब तुम्हारा बन गया अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल बन गया। तो एक तुम्हारे पास टेबल है NCERT में, उस टेबल को भी ड्रॉ करेंगे। लेकिन अभी बात क्या समझनी है कि फंक्शनल ग्रुप्स कर क्या रहा है ना।
तो यहाँ पर तुमने देखा कि CH4 की कुछ खास क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल गैस में एग्जिस्ट करता है, नेचुरल गैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा ऑलमोस्ट 97% मीथेन होता है और बहुत ही अच्छा कंबस्टिबल गैस है, और जब उसे बर्न करते हैं तो एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर तुम्हारे सामने मैंने CH4 बनाया था, ठीक, और उसको H हटा के OH लगाया, अब ये बन गया अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि कई बार तुमने सुना होगा कि शराब और अल्कोहल सेम होती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। अभी भी तुम देख लोगे, क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये पॉइजनस होती है, इंडस्ट्रियल यूज़ इनका बहुत ज़्यादा होता है, मेडिसिन में, क्लीनिंग में, ये सब चीज़ें, ठीक। तो ये अल्कोहल हो गया। अब इस अल्कोहल का फॉर्मूला तुम्हारे पास आया CH3OH। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये CH4 था, जब कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये तुम्हारा गैस में एग्जिस्ट कर रहा था, कि गैस में ही रहता है, लिक्विड में हम उतना नहीं ऑब्जर्व करते। लेकिन जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन को अटैच करा OH से, तो ये तुम्हारा अल्कोहल बन गया, लिक्विड में आ गया, है ना। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं एक H हटा के सिर्फ OH लगा दूं, तो जो मेरा पूरा कंपाउंड था, पूरी जो गैस थी, अगर मैंने वहाँ OH ग्रुप लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रूम था और यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल्स पड़े थे, है ना, बस समझने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मैंने बाहर से OH डाल दिया, ठीक है, OH बहुत सारे डाल दिए, अब हुआ क्या कि ये गैस थी, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, CH3OH का, ठीक, CH3OH बन गया, और जो ये थी ये चीज़ लिक्विड बन गई, ठीक। तो ये बात समझने की थी कि पूरे रूम में एक गैस है और तुमने कहीं से गेट से खिड़की से OH डाल दिया, तो तुम्हारा ये अल्कोहल बन गया, लिक्विड, ठीक। तो बात क्या समझनी थी कि एक फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल OH फंक्शनल ग्रुप क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है। पहली बात तुमने देखा कि उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा बच्चे रट लेते हैं कि ये होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बात कैसे करोगे तुम कि उसकी सबसे पहले स्टेट क्या थी, गैसियस थी, अब लिक्विड हो गई, है ना। फिजिकल स्टेट में यही समझाया तुमने, जो स्टार्टिंग में चैप्टर था मैटर इन और सराउंडिंग, गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये सब तुमने पढ़ा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब, है ना। तो गैस से लिक्विड में आ गया। अब ये जब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई, उसके साथ साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई, केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत ही ज्यादा चेंज होगी कि इनकी रिएक्शन अलग अलग कैसे होगी। मीथेन के बारे में CH4 जो इस रूम में पहले था, हमने बात समझी थी कि जब हम इसे बर्न करते हैं या फिर इसे जलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है ना। अब मीथेन में CH4 इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो जब मैंने OH या OH जैसे भी अटैच हुआ, ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप आया OH, तो इसने जब हाइड्रोजन रिप्लेस करा, अब ये अल्कोहल लिक्विड है, और जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक, बहुत अच्छा बर्न करता है, लेकिन इससे एनर्जी जो मीथेन से मिल रही थी उससे कम मिली, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें भी चेंज आ गया फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ठीक। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो टेबल दे रखी है और सारे फंक्शनल ग्रुप्स क्या है। अभी तुम्हें बेसिक आइडिया हो गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं मेरे कंपाउंड्स में। आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी हमने ये डिस्कस करा कि फंक्शनल ग्रुप्स का बेसिक मीन्स क्या था। अब मैंने यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, अब डेफिनेशन समझो। द फंक्शनल ग्रुप्स में बी डिफाइंड एज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक। तो यहाँ पर एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मीथेन था, तो यहाँ पर OH भी आ सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक एटम ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, या फिर इनकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप भी क्लोरीन वगैरह आ सकता है। तो बात समझने वाली ये थी कि यहाँ पर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी मेरा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक। विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक। तो डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज बहुत ही बड़ी चीज है कि फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच्ड हो गया किसी भी कार्बन चेन से, चाहे वो एल्केन की हो, एल्कीन की हो, एल्काइन की हो, कार्बन चेन जो स्केलेटन बनाया ना उससे अगर किसी से भी अटैच हो गया एक हाइड्रोजन की जगह, OH या Cl या Br या जो भी ग्रुप आता है
वो क्या करेगा, जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी है चेंज कर देगा, मे बी गैस से वो सॉलिड में आ जाए, लिक्विड में आ जाए, ये सारी चीजें। तो प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप। तो जो मेन काम कर रहा है चेन के अंदर वो फंक्शनल ग्रुप करता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं जो तुम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन लोगे, नॉमेनक्लेचर समझोगे, नाम कैसे रखते हैं, ये सारी चीजें। तो इस लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर का डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ हम होमवर्क के लिए भी देंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये समझो कि हेट्रोएटम क्या हो सकता है। हेट्रोएटम मतलब जो हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की जगह पे कोई तीसरा एटम आता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 लिखे हैं मैंने, इन्हें हम हेलोजेंस भी बोलते हैं। ठीक, क्या क्या है, फ्लोरीन तुमने एटॉमिक नंबर 9 समझा है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 पता है, ब्रोमीन पहली बार सुना होगा, और आयोडीन, है ना। इनके सिंबल देख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरो, आयोडीन। तो आसान है कि आयोडीन का आई है, फ्लोरीन का एफ है, ब्रोमीन का बी आर है, क्लोरीन का सी एल है। ठीक, तो इनको हेलो बोला है, इनको ऐसे अटैच करते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ऐसा नाम लिखते हैं। ठीक, अब अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन है, ठीक, तो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। यहाँ पर इनके फॉर्मूलेज लिखे हैं, है ना। पहला तो OH है, सिंपल, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा उसकी जगह पे आएगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर मीथेन अटैच था तो तुम लोग क्या करोगे, पूरा हाइड्रोजन हटाओगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो OH आएगा, यहाँ पे पूरा ऐसे रिप्लेस होगा, या CHO या C डबल बॉन्ड, ये कीटोन का ग्रुप, ठीक, या फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बात क्या समझने की है, तो तुम्हें OH तो समझ में आ गया होगा कि O और H के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड होगा और तुम यहाँ पे ऐसे अटैच कर रहे हो, ठीक। लेकिन CHO को अगर मैं और स्ट्रक्चर देखूं इसका, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहाँ पे H होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कीटोन जो है वो बीच में आता है, कार्बन चेन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल C, ठीक, तो यहाँ पर किसी के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये मेरा कीटोन होगा, कि ये जो कार्बन है वो पीछे भी एक कार्बन से अटैच्ड है और आगे भी किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जो ग्रुप होगा वो मेरा कीटोन होता है। कैसे कि अगर मैं इस पार्ट को निकाल लूँ, तो देखो यही पार्ट तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, तो ये तुम्हारा कीटोन ग्रुप हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लास्ट में लगता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कीटोन नहीं है, 1 मिनट को मानो, और इस वाले कार्बन से मैंने O और OH अटैच कर रखा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्डिहाइड कैसे बनेगा, एल्डिहाइड में तुमने देखा कि लास्ट में हाइड्रोजन है, यानी कि अगर मेरे पास ये कार्बन की चेन है, ये मेरे पास कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और जो भी हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो ये जो ग्रुप आया, जो लास्ट में आया मेरा कीटोन, एक तरह से समझ सकते हो, अगर कीटोन लास्ट में आया तो वो मेरा एल्डिहाइड होगा, अगर बीच में आ जाता तो कीटोन हो जाता। ठीक, तो ये कुछ बेसिक है। अब तुम्हें क्या समझना है, या कुछ बात क्या समझ में आ रही होगी कि कार्बन इतना अच्छा कंपाउंड है, हद नहीं है जिसकी। पहली बात हमने समझी कि कार्बन एक तो टेट्रावेलेंट है, 4 एटम या 4 ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ सकता है। उसके बाद बात समझी कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये खुद के जो एटम्स है उनके साथ जुड़ना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। और फिर हमने बात क्या समझी कि अब जो कार्बन है वो जो हेट्रो एटम्स है, जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे भी जुड़ना कितना पसंद कर रहा है कि इनके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, तो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, लेकिन तब भी इसे जुड़ना पसंद है। तो ऐसे ही एक ग्रुप है, एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, विल यू बी माई फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि कार्बन एक ऐसा एटम है जो बहुत ही ज्यादा एकदम दोस्ती के साथ रहता है, कि इसके बहुत सारे दोस्त हैं। ये हेट्रो एटम देखो, बहुत सारी चेन कंपाउंड्स के होंगे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस तो बना ही रहा है, अपने साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सब तो फॉर्म करता ही है। साथ में ये हेट्रो एटम के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, और वो भी कम नहीं है। ये तो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतने हैं, जितने हायर क्लास में जाओगे तो तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें नोट करने की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मुझे कोई भी कार्बन चेन दे रखी है तो उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी हम फंक्शनल ग्रुप जब हमने समझा, टेबल ड्रॉ करी, तो अब हमारे पास आता है नॉमेनक्लेचर का
पहली बात, नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतने सारे कार्बन अगर कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है तो अलग अलग कंट्रीज में अगर इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो उसका कुछ और नाम रख सकते थे, या फिर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है कि एक ही कंपाउंड का नाम अलग अलग जगहों पर नाम उसे अलग कुछ बोल सकते हैं। तो अगर हमें एक कॉमन नेम चाहिए था तो हमें एक ऐसा यूनियन चाहिए जो पूरे इंटरनेशनल वाइज काम करे, सारी कंट्री से कॉपरेशन करके जो कंपाउंड्स हैं उनका केमिस्ट्री समझे। ठीक, तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने IUPAC करा। जो भी हमारे पास कंपाउंड्स थे कार्बन के जितने भी हैं या दूसरा कोई भी अगर फॉर्म करता है तो उसने उनके कुछ नाम दिए, उन्होंने ही पीरियडिक टेबल को डिफाइन करा, या बहुत सारी चीज़ें जो थी। ठीक, वो तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे साइंटिस्ट ने आगे बढ़े या कैसे कैसे चीज़ें डिस्कवर हुई। तो नोमेनक्लेचर में अगर हमें कोई भी IUPAC नेम लिखना है तो सबसे स्टार्टिंग में बात समझनी है कि उसकी जो स्केलेटन है उसको कैसे बोलोगे, कि कितने कार्बन उसमें अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन है, 2, 3, तो एक कार्बन के लिए मिथ, सेकंड के लिए इथ, थर्ड के लिए प्रोप, फोर्थ के लिए ब्यूट, फिफ्थ के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, नॉन, और 10 के लिए डेक। 10 तक जानना इनफ है तुम्हारे लिए, या मोर देन इनफ है, 10 तक तो आता भी नहीं है। ठीक, तो ये तुम्हारे बेसिक है। बेसिक मतलब ये चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी चाहे कोई भी कार्बन चेन हो तुम्हारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा C7H16 तो ये तुम्हारे इसमें कार्बन कितने हैं? 7। ठीक, कार्बन 7 है तो तुम्हारा हेप्ट तो आएगा ही उसके कंपाउंड में। ठीक, अब कोई फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के थे, है ना, पर बेसिकली 2 टाइप के थे। क्या चीज? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में तुम्हारा एल्केन्स आते हैं और अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस। तो अगर हम बड़ी बात करें कि अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं तो बेसिकली 3 टाइप के थे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हमें पता है। ठीक, यही 3 कार्बन्स हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला मेरे पे है C7H16। ठीक, अब मैं अगर इसमें देखूं तो अगर मैं डबल करता हूं कार्बन के नंबर ऑफ एटम को, मैंने क्या बोला कि अगर मैं डबल करता हूं कार्बन के एटम्स को तो 7 का डबल क्या हो गया? 14। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 16 है, यानी कि फॉर्मूला क्या रहा होगा? CnH डबल करने के बाद 2 और ऐड कर दो, 2C7H2 इंटू 7 14 प्लस 2 16, यानी कि ये तुम्हारा क्या है? एल्केन है। ठीक, तो अब तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि पहली बात कार्बन चेन जानो कि कितने कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग तुम लिख दो ये हेप्ट हो गया। फिर बाद उसके बाद जानो कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मुझे क्या दिख रहा है? एल्केन, है ना। तो अगर तुम्हारे पास एल्केन है तो एल्केन का सफिक्स आता है। तुमने पढ़ा होगा इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स। मैं बता देता हूं, प्रीफिक्स मतलब जो चीज पहले आती है, पहले। ठीक, और सफिक्स क्या? बाद में। प्रीफिक्स जो पहले आए, प्री माने पहली चीज, है ना, प्री पहली चीज, तो प्रीफिक्स अगर पहले आए, सफिक्स जो बाद में आए। कि अगर मेरी कार्बन चेन है उसके जो बाद में आ रहा है नाम वो मेरा सफिक्स होगा और जो पहले आए वो प्रीफिक्स होगा। तो हमारे पास जो जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या जो भी चीजें हम देखते हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्रीफिक्स और सफिक्स लिखते हैं। कि अगर मेरे पास कोई भी हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप कौन सा? हेलो वाला नहीं, जो हेलोजन ग्रुप था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें हम प्रीफिक्स अटैच करेंगे, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, वो पहले नाम आएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है दूसरा तो वहां पर हमारे पास आएगा सफिक्स। ठीक, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी थी। और अगर एल्केन है तो इसका हम सफिक्स यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के हम सफिक्स ही यूज करते हैं। कैसे? कि अगर एल्केन है तो इसका सफिक्स हो जाएगा एन। ठीक,
ध्यान से रखना, एक टेबल बनाऊंगा मैं लास्ट में, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझते जाओ और अपने नोट्स बनाते जाओ, फिर लास्ट में हम टेबल देख के सारी चीजें समझ लेंगे। देन एल्कीन, इसका ईन आ जाता है, और लास्ट में क्या था, एल्काइन, तो YNE। अभी तक क्या क्या बातें समझी, दो बातें समझी कि अगर हमारे पास कार्बन की चेन है, फॉर एग्जांपल अगर C8H18 होता तो यहाँ पे 8 आ गया तो ऑक्ट हो जाता, और मुझे पता है ये एल्केन है तो ऑक्टेन हो जाएगा इसका नाम। सेम यहाँ पर एल्केन का सफिक्स क्या है, एन, एल्कीन का इन, एल्काइन का YNE। ठीक, तो यहाँ पे ये एल्केन था तो हेप्टेन हो गया इसका नाम। ठीक ठीक है, देखो C7H16, C8H18 ऑक्टेन, इसका नाम हेप्टेन। तो इतने सारे कंपाउंड्स थे तो अलग अलग नाम ना देके हमने IUPAC के बेसिस पे नाम दिया कि जितनी भी कार्बन चेन है इनके अकॉर्डिंग ये चीज नोट कर लेना, और देन उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स समझना। सफिक्स जो बाद में आए, बाद में किसके, जो हमारी चेन है हेप्ट उसके बाद में आए, हेप्टेन हो गया, और प्रीफिक्स जो पहले आए। पहले कैसे कि अगर हेप्ट से पहले कुछ चीज हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सफिक्स है, एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम नाम लिखें तो वहां पर सफिक्स यूज होगा, तो वो तुम्हारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आने के बाद अब हम समझते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक, ये चीज नोट कर लो और ये तीन चीजें नोट कर लेना। ठीक, और प्रीफिक्स और सफिक्स ध्यान में रखना कि प्रीफिक्स का मतलब जो चीज पहले आती है, तुमने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी प्रीफिक्स और सफिक्स जो क्या होते हैं। ठीक, हिंदी में भी होता है इनका नाम कुछ, तो ये टेबल नोट कर लेना और वो चीजें नोट कर लो। अब क्या बात समझने की यहाँ पर है कि प्रीफिक्स और सफिक्स किन किन चीजों के लिए हो सकता है। ठीक, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक, ध्यान में क्या रखना, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ हेलोजेंस है, क्लोरो ब्रोमीन, क्लोरो ब्रोमो, आइडो या फ्लोरो, और तुमने अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। ठीक, ये चारों चीजें देखी। तो प्रीफिक्स तुम्हारा हमेशा हेलोजन के लिए आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। ठीक, और सफिक्स तुम्हारा किसके लिए आएगा, जो अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, तो इनके लिए तुम्हारा क्या आएगा, सफिक्स। हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे कि हर किसी के लिए क्या सफिक्स है या किस नाम से हम डिनोट करने वाले हैं उन फंक्शनल ग्रुप को। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद प्रीफिक्स और सफिक्स का कंसेप्ट, तो कुछ हम नाम अभी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ कंपाउंड ले लूं, ये चीज नोट करो कि प्रीफिक्स किसके लिए है, सफिक्स किसके लिए है। ठीक, और वो एल्केन, एल्कीन की बात नोट करो, है ना। तो अब दो तीन कंपाउंड हम बेसिक लेते हैं। बेसिक का मतलब कि उसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स होंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है कि किसमें क्या हम आगे नाम अटैच करते हैं। ठीक, तो ये चीज होगी नोट। अब देखो, अगर मेरे पास है C5H10, ठीक, और C6H12, C7H16, ये तो हमने ले लिया, कुछ नया लेते हैं, C5H14, H12, ठीक, C6H14, C8H6 और C4H3। ठीक, अभी कुछ 5-6 कंपाउंड लिया मैंने, 1 2 3 4 5। अब मैं तुम्हें इनका नॉमेनक्लेचर करने को कह रहा हूँ, तो अप्रोच क्या रखनी है कि सबसे पहला IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं। कार्बन 5 है, तो कार्बन 5 के लिए जो मैंने अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट तक बनाई थी या डेक तक बनाई थी, तो तुमने सबसे पहले देखा 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। ठीक, ये पेंट है, शर्ट नहीं है, पेंट है। अब यहाँ पर 5 हो गया, कार्बन पेंट हो गया। अब तुम्हें क्या देखना है कि C5H10 है फॉर्मूला, तो ये क्या मेरा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये सारे एग्जाम्पल किसके, हाइड्रोकार्बन्स के, क्योंकि तुम कोई हेट्रो एटम नहीं देख रहे हो। हेट्रो एटम मतलब
कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे कोई और एटम नहीं है, ना ऑक्सीजन, ना क्लोरीन, ना ब्रोमीन, ना ही कोई OH ग्रुप है। ठीक, तो ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स है। तो हाइड्रोकार्बन्स 3 है तुम्हारे पास, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। हाइड्रोकार्बन्स कितने हैं? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? एल्केन्स है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स और एल्काइंस है। फॉर्मूले तुम्हें पता ही है क्योंकि हमने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखे हैं। अब C5H10 है तो तुम्हें देख के पता लग गया होगा कि कार्बन के नंबर का जस्ट डबल है। तो तुम्हें पता है कि एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब एल्कीन होगा ये। एल्कीन है तो इसका सफिक्स क्या होने वाला है? ईन। ठीक, तो यहाँ पे पेंट ईन हो जाएगा। ठीक, अब तुम्हें मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाना बताया है तो तुम प्रैक्टिस करने के लिए साथ के साथ इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो कि C5H10 है, एल्कीन है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अभी कॉपी में ड्रॉ करो। ठीक, ये पेंटीन हो गया। अब C6H12 देखते हैं। C6H12 यहाँ पर भी देखो कार्बन का जस्ट डबल 12 है, यानी कि फॉर्मूला CnH2n है। तो अगर मैं C6 लूँ तो H इन 2 into 6 हो जाएगा, तो C6H12 है ना। तो ये तुम्हारा, ये भी एल्कीन है तो इसका सफिक्स क्या आने वाला है? ईन। तो अब यहाँ पे 6 है तो क्या हो जाएगा? हेक्स और ईन। बात समझ में आ रही है? ऐसी C5H12 है। अब C5H12 का मतलब कि अगर 5 का मैं डबल करूं तो 10 होता है और इसमें 2 और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, यानी कि फॉर्मूला कौन सा फॉलो हो रहा होगा? CnH2n+2। कैसे? C5H2 इंटू, तुम्हें हाइड्रोजन के नंबर कभी देखने ही नहीं है। क्या बात देखनी है कि कार्बन कितने हैं? 5, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू रख दो, 2 into 5 + 2, तो कार्बन 5, 10 + 2, तो C5H12। और ये तुम्हारा फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है C5H12, यानी कि ये फॉर्मूला किसका था? एल्केन का। और एल्केन का तुम्हें पता है सफिक्स क्या होता है? एन। सफिक्स मतलब जो बाद में आए। तो यहाँ पर 5 था तो तुमने पेंट लिखा, और अब यहाँ पे क्या आ गया? ये एन। ठीक, तो देखो यहाँ एन है, यहाँ ईन है, ईन है। C6H14 देखो, इसको भी देखो मैं लिख देता हूँ, को समझो हेक्सेन होगा। क्यों? क्योंकि ये पहली बात एल्केन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है और कार्बन 6 है तो हेक्स लिख दिया और एन आ गया। C8H6 अरे C8H6 तो गलत हो गया थोड़ा, C8H6 तो हो ही नहीं सकता। 16 माइनस 14, C8H14 है। ठीक है, तो C8H14 क्यों करा वो तुम समझ जाओगे कि ये जो है एल्काइन है। क्यों? क्योंकि एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो C8 लिया मैंने तो 2 into 8 - 2, C8H16 - 2 14। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एल्काइन है। तो एल्काइन के लिए तुमने सफिक्स समझा था, क्या होता है? YNE। कार्बन यहाँ 8 है तो OCTYNE, ऑक्टाइन। ऐसे C4H3 है, C4H3 यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन से मतलब नहीं, कार्बन 4 है तो 4 के लिए ब्यूट हो गया। ठीक, कार्बन अगर ब्यूट हो गया, हाइड्रोजन 6 होंगे, सॉरी ये भी गलत ले लिया हमने। तो कार्बन अगर ब्यूट हो गया तो C4H6 है तो ब्यूट हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर रहा है? ये भी एल्काइन का कर रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन अगर 4 है तो 2 into 4 - 2, तो 8 - 2 6, यानी कि C4H6 होगा। तो ये भी मेरा एल्काइन है तो ब्यूट YNE। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग काफ़ी इजी है, क्योंकि तुम्हें बस क्या ध्यान रखना है कि कितनी कार्बन चेन के लिए जो हमारा आगे का वर्ड है पेंट, हेक्स, हेक्स, ऑक्ट, ब्यूट, ये ध्यान में रखना है। जो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट वाली मैंने लाइन बताई है। ठीक, तो उसको एक बार कॉपी पेपर पे लिख के अपने घर पे कहीं चिपका लेना है दीवार पे, ताकि तुम उसे रोज देख सको, याद हो जाएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करने से भी हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो नेमिंग है वो देखो तुम हाइड्रोकार्बन्स में क्या वो चीज़ एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए देखी थी। तो अगर तुमने वहाँ पर मेहनत की है तो यहाँ पे तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा। बस ध्यान में क्या रखनी है बात कि पेंट है, हेक्स है, पेंट है, या जो चीज़ है, फिर तुम एल्कीन एल्कीन खुद लिख लोगे, क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर में मेहनत की थी, तुमने फॉर्मूलेज देखे थे, CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2। ठीक, तो ये तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग होगी। तो अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास जो हेट्रो एटम थे, क्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो भी है, और ऑक्सीजन में तुम्हारे पास अल्कोहल, कीटोन
उनकी नेमिंग कैसे होती है?